नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो हमारी चल रही थी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उस यूनिट को हम कंक्लूड कर रहे हैं आज। अभी तक हमने कलर्स के बारे में बात की है कि कलर को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि कलर को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक होता है डीडी संक्रमण और दूसरा होता है आवेश स्थानांतरण संकुल या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। डीडी संक्रमण या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा ये कलर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक और संकुल। आज हम बात कर रहे हैं कि संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक का मतलब होता है जिसमें दो चीजें मिलकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ए और बी अगर मिले हैं तो वो द्विअंगी यौगिक है, जिसके दो अंग हों, ठीक है, जिसको हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। वो ये देखो, ये एक अणु है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो ये द्विअंगी प्रकार का यौगिक हो जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, और ये द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं, हैलाइड भी हो सकते हैं। ये पर्याप्त रूप से स्थायी होते हैं और इन यौगिकों को स्थायी यौगिक मानते हैं जिनमें ये बड़े लक्षण हों। कमरे के ताप पर वे सामान्य अवस्था में रह सकते हो, वायु द्वारा उनका ऑक्सीकरण ना होता हो, जल वाष्प द्वारा उनका जल घटन संभव ना हो, और सामान्य ताप पर उनका ना तो डिस्प्रपोर्शन होता हो और न ही उनका विघटन होता हो। तो तीन चार चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण होती हैं कि कौन सा यौगिक स्थायी होगा। वो यौगिक जिसका कमरे के ताप पर वो सामान्य अवस्था में रह सके। दूसरा, वायु के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन होगा तो वो दूसरे कंपाउंड में बदल जाएगा। जल वाष्प द्वारा उसका जल घटन संभव ना हो, और सामान्य ताप पर उसका ना तो डिस्प्रपोर्शन हो और ना ही उसका अपघटन हो। तो ये द्विअंगी प्रकार के स्थायी यौगिक होते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन से यौगिक जो हैं वो स्थायी हैं, कौन कौन से यौगिक यहाँ पर हैं और कौन कौन से स्थायी यौगिक हैं, किस किस के कौन कौन से यौगिक हैं। हमने यहाँ पर बात की थी कि जो क्षार धातुएं हैं, जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं जो कंपाउंड्स बनाती हैं वो या तो ऑक्साइड प्रकार के बनाएंगी अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाएंगी, और या हैलाइड प्रकार के बनाएंगी अर्थात हैलोजन के साथ क्रिया करके बनाएंगी। सभी प्रकार की धातुओं के अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन सी धातु किस प्रकार के कंपाउंड को बनाती है और किस तरीके से वो धातु कौन सा हैलाइड और कौन सा ऑक्साइड बनाती है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बारे में बात कर रहे हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका कोई भी ऑक्साइड नहीं बनता, मतलब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक नहीं है। इसके जितने भी यौगिक बन रहे हैं वो +3 अवस्था में बनते हैं। इसका मतलब +3 स्थायी होता है, Sc+3, Sc2O3, ScF3, ScCl3, ScBr3 और ScI3, ये सारे के सारे इस तरीके से होंगे। उसके बाद है टाइटेनियम। टाइटेनियम +2 अवस्था में, +3 अवस्था में, +4 अवस्था में बनाता है। ऑक्साइड भी बना सकता है, हैलाइड भी बना सकता है। देखो ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ बनाया तो ऑक्साइड हो गया, TiCl2 हैलाइड, TiBr2 हैलाइड, TiI2 हैलाइड। उसके बाद TiO3 +3 अवस्था में, TiF3 हैलाइड, TiCl3 हैलाइड, TiBr3 हैलाइड, TiI3 हैलाइड। उसके बाद में TiD2, ये D2 जो ऑक्सीजन के ही डेरिवेटिव्स हैं +4 अवस्था में, मतलब उसके दूसरे समस्थानिक के साथ में, TiF4, TiCl4, TiBr4 और TiI4। उसके बाद वैनेडियम है। देखो वैनेडियम +2 में बना सकता है, +3 में बना सकता है, +4 में बना सकता है, +5 में बना सकता है। तो वैनेडियम VF2, VCl2, VBr2, VI2, VO जो होता है ये उतना ज्यादा स्थायी नहीं है। V2O3 स्थायी है, VF3, VCl3, VBr3, VI3। VO2 यहाँ पर +4 अवस्था के अंदर VO2 बनता है, VF4, VCl4, V2O5 और VF5। क्रोमियम के भी इसी तरीके से, क्रोमियम के +2 से लेकर +6 तक बनते हैं। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन हो रही है कि यहाँ तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, उसके बाद कम हो रही है, ठीक है। केवल कॉपर की लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ अन्य यौगिक इसके आते हैं। बाकी Mn तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, +7 तक चला गया, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में इसके लास्ट +3 तक बन रहे हैं, इसके +4 तक बन रहे हैं, इसके +4 तक बन रहे हैं, और लास्ट वाले जो हैं इसके केवल +2 तक बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, जिनका भी केवल +2 तक बन रहा है। और इनके अलग जो कंपाउंड्स हैं वो ये वाले होते हैं, जैसे Mn3O4, Fe3O4, इस प्रकार के यौगिक यहाँ पर होते हैं।
अब यहाँ पर आपको ये वाला जो बॉन्ड है कौन कौन से यहाँ पर है उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखो कौन, ये तो अस्थाई है, CrF6 बनता है लेकिन अस्थाई प्रकार का होता है, और VOM जो है इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, मतलब V के साथ जुड़कर मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में जो H है इसका मतलब ये हाइब्रेशन या जल योजित हो सकते हैं। उसके बाद में जब G के बारे में बात करेंगे, G जहाँ पे है वो केवल गैसीय अवस्था में स्थायी होगा, जैसे ये वाला गैसीय अवस्था में स्थायी है, ये भी गैसीय अवस्था में स्थायी है। तो इस प्रकार से इनके ऊपर जो चीजें दे रखी हैं उनका ये मतलब है। जैसे ये VOM है तो इसका मतलब इसके अंदर VO बनेगा तो सही, लेकिन इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाएगा V और V के बीच में। ये CO2O3 मतलब कोबाल्ट का टेट्रा ऑक्साइड है, इसके ऊपर H है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जल योजन होगा, मतलब हाइड्रेट बनेगा इसका। Ni2O3 का भी जल योजन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CrCl4 के बारे में, तो ये गैस अवस्था में होता है, और CrBr4 के बारे में बात करते हैं, ये भी गैस अवस्था में होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके बारे में CrF6 के बारे में, तो CrF6 बनता तो जरूर है लेकिन अनस्टेबल प्रकार का होता है। उसके बाद संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होते हैं, अतः और इसमें दोनों प्रकार की चीजें हैं, D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हैं और D कक्षक भी रिक्त होते हैं। अतः यौगिक कई प्रकार के लिगैंड के साथ में क्रिया करके और संकुल यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्वों में कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसके संकुल यौगिकों की संख्या अन्य किसी भी संक्रमण तत्व की तुलना में सर्वाधिक है, और कार्बन के बाद कोबाल्ट ही ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक यौगिक ज्ञात हैं। देखो प्रथम श्रेणी के तत्वों में कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसके संकुल यौगिकों की संख्या अन्य किसी भी संक्रमण तत्व की तुलना में सर्वाधिक है, मतलब कोबाल्ट के सबसे ज्यादा संकुल यौगिक बनते हैं, और कार्बन के बाद कोबाल्ट ही एक ऐसा तत्व है, सबसे ज्यादा यौगिक ज्ञात है वो कार्बन के हैं, और कार्बन के बाद कोबाल्ट ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा यौगिक ज्ञात किए गए हैं। कार्बन के लगभग 30 लाख के आसपास यौगिक ज्ञात है, और कोबाल्ट के उससे थोड़े कम यौगिक ज्ञात हैं। S तथा P ब्लॉक की तुलना में D ब्लॉक तत्व काफी अधिक संख्या में संकुल बनाते हैं। इसके निम्न कारण हैं। क्या कारण है? सबसे पहला, संकुल बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो छोटा आकार, पर्याप्त मात्रा में आवेश घनत्व होना, इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर पाना, ये तीनों इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले इनके धनायन का आकार छोटा होता है, तो धनायन का आकार छोटा हो गया, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरा, इनके धनायनों पर आवेश घनत्व का मान काफी अधिक होता है, दूसरी शर्त पूरी होगी। तीसरा, इनके पास निम्न ऊर्जा रिक्त D कक्षक उपलब्ध होते हैं जो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और इस प्रकार संकुलों का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो इनके धनायन का छोटा आकार, दूसरा धनायन पर आवेश घनत्व का मान अधिक होना, और इनके पास निम्न ऊर्जा के रिक्त D कक्षक उपलब्ध होना जो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके संकुल का निर्माण कर देंगे। संक्रमण धातुओं के संकुलों में तुलनात्मक रूप से, मतलब कंपैरेटिव रूप से, उन संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है जिनमें धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। संक्रमण धातु के +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर संकुलों का स्थायित्व कम होता है। तो ये ध्यान रखना है, जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी वहां पर ज्यादा स्थायित्व होगा, जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी वहां पर कम स्थायित्व होगा। तो तीन तो ये, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, और चौथा ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लिगैंड या इलेक्ट्रॉन दाता दो प्रकार के हैं। लिगैंड या इलेक्ट्रॉन दाता दो प्रकार के हैं, और इन दो प्रकार के आधार पर ही सभी यौगिकों का निर्माण होता है। सबसे पहला है हार्ड बेसिस, कठोर क्षार, जिनमें दाता परमाणु छोटे आकार का, कम ध्रुवित होने वाला और अधिक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से होता है। कठोर क्षार जिनमें दाता परमाणु छोटे आकार का, कम ध्रुवित होने वाला और अधिक ऋण विद्युतीय मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होता है। और दूसरा मृदु क्षार जिनमें दाता परमाणु बड़े आकार का, आसानी से ध्रुवित होने वाला तथा कम ऋण विद्युतीय मतलब सल्फर या आयोडीन हो सकता है। तो इसमें तो दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा हार्ड बेसिस में, और जो सॉफ्ट बेसिस है उनमें यहाँ तो सल्फर होगा या आयोडीन होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्व कौन कौन से हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, ठीक है, और Mn है। ये प्रारंभिक तत्व हैं 5 को श्रेणी A के प्राप्तकर्ता कहते हैं। इन सभी को श्रेणी A के प्राप्तकर्ता कहते हैं।
ये प्रथम श्रेणी के कठोर के साथ में, मतलब ये वाले किसके साथ करेंगे, इनके साथ बॉन्ड को बनाएंगे, जबकि प्रथम श्रेणी की बाकी जो बच गई, देखो आयरन बच गया, Fe बच गया, कोबाल्ट बच गया, निकल बच गया, कॉपर बच गया, जिंक बच गया। तो ये सारे के सारे FeCO कॉपर, जिंक जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जिंक जो जिंक होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की, उसकी किसी भी अवस्था में उसका डी कक्षक अपूर्ण नहीं होता, उसका डी कक्षक हमेशा पूर्ण रहता है, इस वजह से वह एक संक्रमण तत्व नहीं है, केवल डी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर श्रेणी के ए और बी के प्राप्तकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये धातु दोनों वर्गों के लिगैंड के साथ संकुल बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये वाले तो केवल इनके साथ बनाएंगे, जबकि ये वाले जो चार हैं वो इसके साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं हार्ड के साथ, और दूसरे जो है वो हार्ड और सॉफ्ट किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या और ज्योमेट्री के बारे में। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या से उस संकुल की ज्यामिति और आकृति का निर्धारण होता है। मतलब अगर उस उप सहसंयोजन संख्या क्या है, उसके आधार पर ही हम उसकी ज्यामिति और आकृति का निर्धारण करते हैं। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजन बंध द्वारा कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, यह संख्या उस धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु प्रमुखतः उप सहसंयोजन संख्या 4 और 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब 4 जुड़े हो सकते हैं या 6 जुड़े हो सकते हैं। दो प्रकार के उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले, उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले, दोनों के एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे। लगभग एक जैसे एग्जाम्पल इसके होते हैं। केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार के आधार पर उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए संकुल की 2 ही आकृतियां संभव है। मतलब 4 बॉन्ड उसके साथ होंगे और वो 2 ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो sp3 संकरण के हिसाब से हो सकते हैं जिसको हम चतुष्फलकीय कहते हैं, और या dsp2 के हिसाब से हो सकते हैं जिसको हम वर्ग समतलीय कहते हैं। देखो sp3 में भी 4 कक्षक होते हैं, एक s और 3 p, और dsp2 के अंदर भी 4 कक्षक होते हैं, एक d, एक s और एक 2p। तो जिसमें 4 कक्षक होंगे वही 4 समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 4 के आधार पर केवल 2 प्रकार की आकृतियां संभव हैं, sp3 संकरण के साथ चतुष्फलकीय संकुल और dsp2 संकरण के साथ वर्ग समतलीय संकुल। लिगैंड की प्रकृति के हिसाब से प्रथम श्रेणी संक्रमण धातु निकल दोनों प्रकार के संकुलों का निर्माण करता है। सबसे पहले ए, चतुष्फलकीय निकल टेट्राक्लोराइड ऋणायन, टेट्राहेड्रल निकल टेट्राक्लोराइड ऋणायन। जब Na+2 धनायन के संपर्क में Cl- आयन जैसे दुर्बल लिगैंड आते हैं तो Na+2 धनायन sp3 संकरण द्वारा हाई स्पिन का फॉर्मेशन करता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हाई स्पिन, यहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हाई स्पिन लो स्पिन क्या होती है, और इससे चतुष्फलकीय संकुलों का निर्माण होता है। निकल टेट्राक्लोराइड ऋणायन की संरचना क्या होती है? निकल टेट्राक्लोराइड होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है Ni, इसका फॉर्मूला होता है NiCl4। इसमें निकल मुख्य धातु है और Cl यहाँ पर लिगैंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि निकल 28 नंबर पर आता है और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 होता है, 4s2 होता है, ठीक है। अब Ni यहाँ पर देखो NiCl4 है, NiCl4 है। NiCl4 में जब भी हम बात करेंगे तब इसके अंदर Na+2 प्रकार की अवस्था आएगी, Na+2 प्रकार की अवस्था आएगी। NiCl4 में Na+2 प्रकार की अवस्था आती है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2 होती है, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर +2 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में ये ऋणायन है, निकल टेट्राक्लोराइड ऋणायन की संरचना NiCl4-2 है। तो यहाँ पर अगर हम निकल की संरचना को, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालेंगे तो Na+2 आ जाएगा। तो Na+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? ये वाले चले गए तो ये खाली हो गया। अब खाली होने से एक यहाँ पर लिगैंड आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, 4 लिगैंड आ गए। इसमें 4 लिगैंड कौन कौन से थे? एक क्लोरीन, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो कक्षक कौन कौन से भाग में लिए हैं? एक s और 3 p। तो इसका मतलब संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। sp3 संकरण की आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय प्रकार की। तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। देखिए 4 इसके फलक है, इस तरीके से चतुष्फलकीय प्रकार की आकृति इसके अंदर बन जाएगी। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होगा इसके अंदर। तो निकल ने 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण किया।
सबसे पहला ये कक्षक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 कक्षक हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन अपने sp3 संकलित कक्षकों के द्वारा जुड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह जुड़ के इसमें अतिव्यापन हो जाएगा और अतिव्यापन होने से NiCl4 की चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से ये अणुचुंबकीय प्रकार का हो जाएगा। इस वजह से ये अणुचुंबकीय प्रकार का हो जाएगा। अणुचुंबकीय प्रकार का ये होता है पैरामैग्नेटिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतना ही ज्यादा अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल भी इसी का ही है और इसमें संकरण DsP2 आएगा, उप सहसंयोजन संख्या 4 ही रहेगी। यह है वर्ग समतलीय निकेल टेट्रासाइनाइड ऋणायन, वर्ग समतलीय निकेल टेट्रासाइनाइड ऋणायन। इसका फॉर्मूला होता है NiCN4-2, ठीक है। निकेल टेट्रासाइनाइड -2 है, निकेल टेट्रासाइनाइड ऋणायन है। जब Na+2 आयन के संपर्क में Cn- आयन जैसे प्रबल लिगैंड आते हैं तो उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर एक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवा देते हैं, क्योंकि Cn- यहाँ पर प्रबल लिगैंड है। Cn- यहाँ पर क्या है? Cn- यहाँ पर प्रबल लिगैंड है, तो ये प्रबल लिगैंड इसके आयन में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर एक डी कक्षक उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में Na+2 आयन DsP2 संकरण द्वारा एक निम्न चक्रण लो स्पिन वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण करता है। निकेल टेट्रासाइनाइड ऋणायन की संरचना, साइनाइड आयन जैसे प्रबल लिगैंड के साथ निकेल निम्न प्रकार से DsP2 संकलित होकर वर्ग समतलीय संकुल बनाता है। तो Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर खाली 4p, क्योंकि Na+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने उड़ा दिया वहां से। अब देखो, क्योंकि हमारे पास जो लिगैंड है वो Cn है, तो वो क्या करेगा? वो लिगैंड इनका युग्मन कर देगा, तो ये सारे के सारे युग्मित हो गए, तो 1d 1s और 2p आपस में जुड़ गए। NiCN4-2 का विन्यास 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से जुड़ गए। यहाँ पर Cn सब जुड़ गए, तो यहाँ पर DsP2 आ गया, 4p इसमें खाली रहेगा। DsP2 की संरचना होती है वर्ग समतलीय, तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग समतलीय प्रकार की संरचना बन जाएगी। जब इन चारों को हम जोड़ेंगे तो ये एक वर्ग समतलीय प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। अब देखिए, यहाँ पर इस संरचना में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार से अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा, अर्थात ना तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा, ठीक है। नंबर 2, उप सहसंयोजन संख्या 6। उप सह अभी 4 वाले तो हमने दोनों पढ़ लिए, sp3 और DsP2 संकरण। उप सहसंयोजन संख्या 6 से सबसे अधिक संख्या में और सर्वाधिक स्थायी संकुलों का निर्माण होता है। ये सभी के सभी संकुल अष्टफल की आकृति के होते हैं और लिगैंड की प्रकृति के आधार पर ये निम्न चक्रण वाले अथवा उच्च चक्रण वाले हो सकते हैं। अब इसके उदाहरण के 2 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो होता है हेक्सा एक्वा आयरन धनायन की संरचना। हेक्सा एक्वा, देखो आयरन है सबसे पहले, फिर H2O, फिर 6, फिर प्लस FeH2O6 3+, तो ये इस प्रकार से बनता है हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड धनायन की संरचना। यहाँ पर जल है और जल H2O एक्वा होता है और ये एक दुर्बल प्रकार का लिगैंड होता है जो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करता है। इसका मतलब ये है कि ये दुर्बल प्रकार का लिगैंड होने के कारण ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका युग्मन नहीं करेगा, तो युग्मन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। देखो क्या होगा, Fe+3 है, तो Fe+3 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s पूरा खाली है, 4p पूरा खाली है और 4d पूरा खाली है। हमको कितने लिगैंड इसके अंदर जोड़ने हैं? हमको यहाँ पर जोड़ने हैं 6 लिगैंड, एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ पर।
ठीक है। FeH2O6 3+ का विन्यास 3D। अब उसके बाद में H2O 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 6 H2O जुड़े, sp3d2 विन्यास हो गया। अब sp3d2 विन्यास है 6 है, अष्टफल के रूप से जुड़ जाएंगे तो इसकी आकृति देखो क्या हो जाएगी, अष्टफल के रूप से जुड़ जाएंगे तो इसकी आकृति देखिए क्या हो जाएगी, इसकी आकृति अष्टफल की इस प्रकार से हो जाएगी। देखो FeH2O + 3, तो FeH2O6 3+ की संरचना इस प्रकार से अष्टफल की आकृति का निर्माण करें। उसके बाद है हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट के अंदर कुछ नहीं है, हेक्सासाइनोफेरेट की भी आकृति इसी प्रकार की होगी, केवल ये 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cn जो होता है, Cn एक प्रबल लिगैंड है। Cn क्या है, एक प्रबल लिगैंड है। तो Cn प्रबल लिगैंड होने के कारण ये सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, और युग्मन करने के बाद D 2 खाली हो गए, एक S खाली हो गया, फिर P खाली हो गया, तो यहाँ पर D2sp3 बन जाएगा। 2 प्रकार का होता है, देखो ये sp3d2 है और वो D2sp3 है। sp3d2 जिसमें D बाद में आता है, जिसमें D बाद में आता है वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाता है, और जिसमें D पहले आता है वो हमेशा निम्न चक्रण संकुल बनाता है। तो D यहाँ पर पहले आ गया, और इसके अंदर देखो D बाद में था, ये D बाद में था, तो एक चक्रण संकुल बनाता है। इसके अलावा हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसमें प्रबल लिगैंड होगा, जिसमें प्रबल लिगैंड होगा वो हमेशा निम्न चक्रण संकुल बनाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, और जिसमें दुर्बल लिगैंड होगा वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। तो इस प्रकार से इसकी संरचना भी सेम इसी तरीके की बनेगी, केवल यहाँ पर H2O लगाया गया है, वहां पर Cn रखेंगे। तो ये यूनिट हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी के कंप्लीट जो तत्व हैं वो हमारी यूनिट हो गई कंप्लीट। अब इसमें एक इसका पार्ट बचा हुआ है जिसको आपको स्टडी करना है, और उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उस यूनिट के 2 पार्ट हैं, एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक है क्रोमेटोग्राफी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा भी है, उसके बारे में आप जानते भी हैं, 11th क्लास में बहुत बड़ा टॉपिक होता है इसके ऊपर। इसका मतलब आप उसके बारे में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्रोमेटोग्राफी आप सभी के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, इस वजह से मैं एक बार क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। ये नेक्स्ट यूनिट है, ध्यान रखिए। एक यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिजिकल की भी कुछ यूनिट हम कर चुके हैं, ऑर्गेनिक की भी कुछ यूनिट हम कर चुके हैं, तो कुल मिलाकर काफ़ी सारा सिलेबस हम कर चुके हैं। तो इन सभी को आपको बार बार देखना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो अभी हम क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। और क्रोमेटोग्राफी जो है ये आपकी सेकेंड यूनिट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा शब्द है, और क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से इसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है, RF वैल्यू वगैरह क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद इसका वर्गीकरण, फिर इसकी RF वैल्यू, विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, निक्षालक और निक्षालन, पेपर और TLC पतली सतह क्रोमेटोग्राफी और इसके एप्लीकेशंस। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए किसी आणविक मिश्रण के पृथक्करण की वह विधि जिसकी सहायता से वितरण नियम व अधिशोषण का उपयोग करते हुए, वितरण नियम और एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का उपयोग करते हुए लगभग समान गुणों वाले अवयव भी पृथक किए जा सके, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। किसी आणविक मिश्रण के पृथक्करण की वह विधि जिसकी सहायता से वितरण नियम व अधिशोषण का उपयोग करते हुए लगभग समान गुणों वाले अवयव भी पृथक किए जा सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। सर्वप्रथम सन 1906 में एक रूसी वैज्ञानिक मिकाल ट्वेस्ट ने, मतलब इसकी खोज किसने की, मिकाल ट्वेस्ट ने 1906 में इसकी खोज की। पत्तियों से प्राप्त हरे पदार्थ क्लोरोफिल के विलयन को
एक ऐसे स्तंभ में ऊपर से डाला जिसमें महीन चूर्ण किया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट पैक किया था। बाद में उन्होंने उस स्तंभ के ऊपर से हल्के पेट्रोलियम विलायक को लगातार धारा के रूप में प्रवाहित करके उसे धोया। कुछ समय बाद उन्हें स्तंभ में रंगीन क्षैतिज पट्टियां नजर आई। पृथक्करण पट्टियों युक्त इस स्तंभ को उन्होंने क्रोमेटोग्राम और इसको क्रोमेटोग्राफी कहा है। क्रोमेटोग्राफी का सीधा अर्थ होता है रंगों से लिखना। रंगों के विभिन्न पट्टियों में पृथक होने से उन्हें यह नाम दिया गया। बाद में इस विधि का उपयोग कैरोटीन तथा अमीनो अम्लों के पृथक्करण में किया गया। वस्तुतः क्रोमेटोग्राफी को उस तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ऐसे दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों के, ऐसे द्रवों के जो परस्पर मिलते नहीं है, अमिश्रणीय द्रव है, परस्पर अमिश्रणीय द्रवों के मध्य किसी मिश्रण के अवयवों को वितरित किया जाता है जिसमें से एक द्रव स्थिर प्रावस्था में रहता है और दूसरा चलायमान प्रावस्था में होता है। एक तो स्थिर हो जाता है और दूसरा वहां से चलायमान होके नीचे की तरफ हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे इस क्षेत्र में और रिसर्च होते गए और इस तकनीक का विकास होता गया। वर्तमान में यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों की पहचान, उनकी शुद्धिकरण और उनके आइसोलेशन की एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। इसके अलग अलग प्रकारों की भी खोज की गई है। इस क्षेत्र में मार्टिन ने कार्य किया। 1941 में उन्होंने अपने साथी साइंस के साथ विभाजन स्तंभ पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी बनाई। 1944 में फिल्टर पेपर का प्रयोग करके एक नई तकनीक का विकास किया जिसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मार्टिन ने ही जेम्स ने सन 1952 में क्रोमेटोग्राफी एक नई विधि विकसित की जिसमें चलायमान या गतिमान द्रव अवस्था के स्थान पर गैस का प्रयोग किया गया। इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और इसे गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी की विधियों का वर्गीकरण क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की कई प्रकार की विधियां विकसित हो चुकी हैं। इन्हें व्यवस्थित करके वर्गीकृत करना आवश्यक है। इन विधियों को कई प्रकार से किया गया है। जैसे सबसे पहले पार्टीशन, विभाजन क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण के अवयवों की दो विलायकों में विलयता भिन्न भिन्न होती है। अगर हमारे पास कोई मिश्रण है, उसके जो अवयव हैं उनकी अलग अलग विलायकों में अलग अलग विलयता हो। अतः इस विधि में इन्हें एक स्थिर और एक गतिशील विलायक में पदार्थों को वितरित या विभाजित करते हैं। स्थिर विलायक के रूप में सदैव होता है द्रव जो किसी ठोस आधार पर स्थित रहता है, जबकि गतिमान विलायक के रूप में द्रव भी हो सकता है और गैस भी। इसी आधार पर विभाजन क्रोमेटोग्राफी को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 गैस विभाजन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 द्रव विभाजन क्रोमेटोग्राफी। गैस विभाजन इस विधि में चलायमान विलायक के रूप में कोई गैस होती है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव एक गैस और एक द्रव में वितरित रहते हैं, अतः इसे गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है द्रव विभाजन क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में चलायमान विलायक भी एक द्रव ही होता है, अर्थात मिश्रण के अवयव दो द्रवों में वितरित रहते हैं। इसी कारण इसे लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इस क्रोमेटोग्राफी में वितरण का कार्य किस माध्यम पर संपन्न करवाया जाए, इस आधार पर इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया। मतलब किस माध्यम पर क्रोमेटोग्राफी की जाएगी उसके आधार पर ये 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी। जब वितरण द्वारा मिश्रण को पृथक करने का कार्य सेलुलोज या नम सिलिका जेल जो कि एक पतली चादर के रूप में हो अथवा फिल्टर पेपर पर किया जाता है, तो इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। दूसरी है टीएलसी। इस विधि में पृथक्करण का कार्य किसी कांच की पट्टी पर संपन्न करवाते हैं जिस पर सिलिका जेल की एक परत, पतली परत बना लेते हैं, इसी वजह से इसको थिन लेयर बोलते हैं। तीसरी है कॉलम। जब एक स्तंभ में सेलुलोज और सिलिका जेल भर के उस पर वितरण माध्यम द्वारा पृथक्करण का कार्य करवाया जाए तो उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, मतलब अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। यह विधि अधिशोषण पर आधारित है, एडजॉर्प्शन पर आधारित है और इसमें हमेशा कोई ठोस अधिशोषक होगा, जबकि चलायमान प्रावस्था के संदर्भ में कोई द्रव या गैस हो सकता है। इस आधार पर अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी 2 प्रकार की होती है, गैस ठोस या द्रव ठोस। ध्यान में रखना इसमें अधिशोषक हमेशा ठोस होता है। गैस ठोस। इस विधि में ठोस स्थिर अधिशोषक के ऊपर जो गतिमान विलायक होता है वह वाष्प अथवा गैस रूप में होता है। द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में ठोस और स्थिर अधिशोषक के ऊपर जो चलायमान विलायक होता है वह द्रव रूप में होता है। द्रव द्रव क्रोमेटोग्राफी की भांति द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी भी इस आधार पर अधिशोषक किस रूप में है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, जब अधिशोषक ठोस किसी स्तंभ में पैक हो। पेपर क्रोमेटोग्राफी,
जब अधिशोषक पतली सतह फिल्टर पेपर के रूप में हो, और तीसरी है पतली परत, जब अधिशोषक पदार्थ की एक पतली परत कांच अथवा प्लास्टिक पर चली। वो चीजें वहां पर जैसी वहां पर आयन एक्सचेंज। यह विधि पेपर स्तंभ अथवा पतली परत क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होती है, जिसमें किसी अधिशोषक अथवा स्थिर प्रावस्था के स्थान पर कोई रेजिन भर दिया जाता है, आयन एक्सचेंज करने वाला रेजिन भर दिया जाता है। विलयन में विद्यमान पदार्थ तथा ठोस रेजिन के मध्य आयनों का उत्क्रमणीय अंतर परिवर्तन होता है। रेजिन ऐसे बहुलकीय पदार्थ होते हैं जिनमें कई क्रॉस बंधों के अतिरिक्त अम्लीय अथवा क्षारीय समूह भी होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हमने 2-4 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात की है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इन सब चीज़ों को देखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।